Screen is visible to you. I am sharing screen with you. Is it Yes, visible? sir. Yes, sir. So today we are going to discuss a topic from pharmaceutical jurisprudence, pharmacy, law and ethics. मैंने आपको ड्रग के शेड्यूल्स के बारे में पढ़ाया था। तब आपको बताया था कि एक एम शेड्यूल होता है। एम शेड्यूल के सब टाइप्स होते हैं M1, M2 और M3। तो उसके सब टाइप्स में से जो M3 शेड्यूल है वो मैंने आपको बताया था मेडिकल डिवाइसेस के लिए होता है। मेडिकल डिवाइसेस ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक में और मेडिकल फील्ड में यूज किए जाते हैं। डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए, डिजीज के डायग्नोसिस के लिए हम इनका यूज करते हैं। आप आपके लाइफ में कभी ना कभी डॉक्टर के क्लिनिक गए होंगे, हॉस्पिटल गए होंगे। वहां पर आपने डॉक्टर के टेबल पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स देखे होंगे, जैसे पल्स ऑक्सीमीटर। ये ब्लड में ऑक्सीजन के लेवल को मेजर करता है। आपने स्टेथोस्कोप देखा होगा जो कि डॉक्टर के गले में टंगा होता है। स्टेथोस्कोप, इससे डॉक्टर हार्ट साउंड को, लंग्स के साउंड को और बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से आने वाले साउंड को सुन के डायग्नोसिस करता है। डायग्नोसिस मतलब होता है किसी बीमारी की जांच करना या किसी बीमारी का कारण का पता लगाना या बीमारी का पता लगाना। तो स्टेथोस्कोप हुआ। आपने दूसरा इंस्ट्रूमेंट देखा होगा, स्फिग्नोमेनोमीटर। आपने इसका भी अपडेटेड वर्जन देखा होगा, डिजिटल बीपी मशीन। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं उसको हम स्फिग्नोमेनोमीटर कहते हैं। और इसको अभी मार्केट में आप डिजिटल बीपी मशीन के नाम से भी खरीद सकते हैं। ओमेरॉन और डॉक्टर रेड्डी, बहुत से ब्रांड नेम्स में ये डिवाइस अवेलेबल है। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर से हम बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। ये सारे जो मैंने छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स के नाम लिए हैं ये सभी मेडिकल डिवाइसेस के अंतर्गत आते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज इनका प्रोडक्शन करती हैं और स्टैंडर्ड गाइडलाइंस को फॉलो करके इनको बनाती हैं और हॉस्पिटल्स को सप्लाई करती है। मेडिकल स्टोर से इनको खरीदा जा सकता है और ये मेडिकल फील्ड में यूज होने वाले छोटे डिवाइसेस हैं। ऐसा ही मेडिकल फील्ड में कॉस्टली मशीन्स भी यूज होती हैं, जैसे सोनोग्राफी, सिटी स्कैन, MRI, एक्सरे। इनकी मशीन्स भी मेडिकल डिवाइस में ही आती हैं। फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में ये टॉपिक शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है, 3 से 5 नंबर में। केवल ये आएगा कि मेडिकल डिवाइसेस को एक्सप्लेन कीजिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेडिकल डिवाइसेस और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन शेड्यूल M। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूज फॉर मेडिकल पर्पस इन ट्रीटमेंट, इट शुड बी सेफ एंड इफेक्टिव। इट हैज 3 classes. What should be the ideal property of medical devices? It should be safe and effective. इसमें सेफ्टी पैरामीटर्स का ध्यान रखा जाता है। जैसे सोनोग्राफी मशीन है, MRI होता है, इसमें पेशेंट को क्या है, मशीन के अंदर डाल के उसको, मशीन का एक जो हॉलो स्पेस होता है उसके अंदर पेशेंट चला जाता है, उसको काफी डर भी लगता है। तो कुछ ऐसा, ऐसी घटना ना घटे कि पेशेंट को मशीन की वजह से नुकसान पहुंचे। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो सेफ्टी होनी बहुत जरूरी है मेडिकल डिवाइस में, और उनकी वो काफी इफेक्टिव होने चाहिए और उनके रिजल्ट एक्यूरेट होने चाहिए। क्योंकि रिजल्ट यदि एक्यूरेट नहीं होंगे तो उनके रिजल्ट के बेसिस पे डॉक्टर ट्रीटमेंट देगा पेशेंट को, और जिन दवाइयों का यूज नहीं करना है उनका भी वो यूज कर सकता है कंफ्यूजन में। इसलिए मेडिकल डिवाइसेस का इफेक्टिव होना और उनसे आने वाले रिजल्ट्स का एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है। इसके 3 सब टाइप्स होते हैं, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। ये तीनों क्लास में कौन से मेडिकल डिवाइसेस आते हैं हम आगे देखते हैं। फर्स्टली वी टॉक अबाउट क्लास 1।
इसमें इंक्लूड किए गए हैं लो रिस्क डिवाइसेस। लो रिस्क डिवाइसेस का एग्जांपल है ग्लव्स, थर्मोमीटर, टंग डिप्रेसर, बेड पान्स। दीज आर द एग्जांपल ऑफ लो रिस्क डिवाइसेस। ऐसे डिवाइसेस इस क्लास में रखे गए हैं जिनको यूज करने में रिस्क ना के बराबर होता है। जैसे सर्जरी के दौरान डॉक्टर ग्लव्स यूज करते हैं, हैंड ग्लव्स। किसी व्यक्ति की वुंड की ड्रेसिंग हो रही है तो उस केस में ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ग्लव्स इज ऑल्सो अ सर्जिकल डिवाइस। ठीक है। डिस्पोजेबल ग्लव्स आते हैं ना, डॉक्टर पहनते हैं उनको, जैसे सर्जरी करना है, सर्जरी के दौरान ब्लड बाहर आता है तो डॉक्टर की स्किन के कांटेक्ट में ना आए, या जो लोग सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं उनके स्किन के कांटेक्ट में ना आए। तो इसके लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर हमारे स्किन पे होनी चाहिए, इसलिए डॉक्टर ग्लव्स पहनते हैं। और ये ग्लव्स यूज एंड थ्रो होते हैं। एक बार आपने वुंड की हीलिंग, वुंड की ड्रेसिंग की और उसको आप फिर फेंक दोगे। अब वुंड की ड्रेसिंग करेंगे तो हो सकता है पस आ जाए, या हो सकता है उस पेशेंट को कोई इन्फेक्शियस डिजीज हो, तो वो ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है। स्किन टच की वजह से वो ट्रांसफर हो सकती है। तो डिस्पोजेबल ग्लव्स का यूज करते हैं। थर्मोमीटर का यूज करना फ्री ऑफ रिस्क है, क्योंकि इसको बस आपके माउथ में थोड़ी देर के लिए रखना है और टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है। और ये इंस्ट्रूमेंट काफी सस्ते भी आते हैं, 100 150 रुपए 200 रुपए के अंदर अंदर थर्मोमीटर आ जाता है। 30 40 रुपए में ग्लव्स आ जाते हैं। टंग टप सप्रेसर या डिप्रेसर क्या है, डॉक्टर को यदि बकल कैविटी के अंदर झांकना है तो उसको टंग को थोड़ा प्रेस करना पड़ता है। ठीक है। उसको यदि माउथ का की बकल कैविटी का एग्जामिनेशन करना है तो ओरल कैविटी से रिलेटेड जो डायग्नोसिस होते हैं, एग्जामिनेशन होते हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं, उसके अंतर्गत टंग को सप्रेस करने के लिए एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आता है मेटल या वुड का। ठीक है। जैसे आपने आइसक्रीम की लकड़ी देखी होगी, पतली और चपटी वाली, लंबी वाली। तो उस टाइप का एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आता है जिससे टंग को प्रेस किया जाता है। ठीक है। तो उसको हम टंग डिप्रेसर कहते हैं। तो फर्स्ट क्लास में जो मेडिकल डिवाइसेस आते हैं इनको लीस्ट रेगुलेटरी कंट्रोल की जरूरत पड़ती है। ठीक है। इनको लीस्ट रेगुलेटरी कंट्रोल की जरूरत पड़ती है, मतलब इनकी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा रेगुलेशंस नहीं होते, क्योंकि ये काफी कंस्ट्रक्शन में काफी सिंपल होते हैं, ये एक्सपेंसिव भी नहीं होते, और इनका यूज भी बहुत ज्यादा इजी होता है। एक आम इंसान भी ग्लव्स पहन सकता है, एक आम इंसान भी बॉडी टेम्परेचर मेजर कर सकता है ना। बेड पान्स यूज कर सकता है। व्हाट इज बेड पान? कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसमें पेशेंट चल फिर नहीं सकता, वो शौच के लिए नहीं जा पाएगा, फ्रेश नहीं हो पाएगा, यूरिनेट नहीं हो पाएगा। तो उसको, उसके लिए उसके बेड के पास में एक कॉट रखा जाता है जिसमें वो यूरिन कर सकता है, जिसमें वो लेटरिंग कर सकता है, फिर उसको बाहर डिस्कार्ड कर दिया जाता है, तो उसको बेड पांस कहते हैं। ठीक है। और इसके लिए यूरिनेशन के लिए कैथेटर भी लगाया जाता है पेशेंट को। कैथेटर में क्या होता है, आपने हॉस्पिटल में कभी देखा होगा, साइड में एक पन्नी टंगी होती है जिसमें पेशेंट को यूरिनेशन के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। उसका यूरिनरी ब्लैडर में जो भी यूरिन बनता है वो सीधे उस पन्नी में धीरे धीरे आते रहता है। तो है, कुछ पेशेंट को आपने कैथेटर कभी लगा देखा होगा, है ना। तो ये कैथेटर क्या है, पेशेंट को तब लगाया जाता है जब उसको चलने फिरने में प्रॉब्लम हो और वो बाहर यूरिनेट के लिए ना जा पाए। तो एक नली उसके यूरेथ्रा के थ्रू उसके यूरिनरी ब्लैडर तक ल्यूब्रिकेशन के थ्रू पहुंचा दी जाती है, और वहां से डायरेक्ट उसका जो भी यूरिन फॉर्म हो रहा है वो धीरे धीरे उस पॉलिथीन बैग में कलेक्ट होता है, और जब वो भर जाता है तब उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है। तो ये है कैथेटर। तो ये जो मेडिकल डिवाइसेस हैं ये कंस्ट्रक्शन में कॉम्प्लेक्स नहीं होते और ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होते हैं, और इनके प्रोसीजर्स भी बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं, तो इनको क्लास 1 में रखा गया है। नाउ वी मूव टू द क्लास 2। क्लास 2 के जो डिवाइसेस हैं, इट नीड्स स्पेशल लेबलिंग रिक्वायरमेंट।
इन पे एक स्पेशल टाइप का लेबल लगाना जरूरी होता है इनके यूज से रिलेटेड। ठीक है। दूसरा, मैंडेटरी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड एंड पोस्ट मार्केट सर्वेलेंस। इनकी जो परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड है इसको मेजर किया जाता है। ठीक है। इसकी परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड को मेजर किया जाता है और इन डिवाइसेस पे पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस भी लागू होता है। मतलब एक बार ये रिटेल शॉप पे आ गए, ये हॉस्पिटल्स में इनकी डिलीवरी हो रही है, उसके बाद भी पेशेंट से ये फीडबैक लिया जाता है कि इन डिवाइसेस से पेशेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, कोई बहुत ज्यादा लॉस तो नहीं हो रहा है। तो इनकी परफॉर्मेंस को भी मेजर किया जाता है और इनके पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस किया जाता है। सर्वेलेंस मतलब होता है किसी चीज पे नजर रखना, निगरानी रखना, है ना। दवाइयों का भी फार्माको विजिलेंस होता है। दवाइयों के फार्माकोविजिलेंस का मतलब ये है, किसी कंपनी ने किसी नई दवाई की खोज की और उस दवाई का अप्रूवल मिल गया और वो मार्केट में आ गई, लेकिन उसके बाद भी 5 साल तक इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि वो दवाई के सेफ्टी पैरामीटर्स क्या है, उसकी इफिकेसी कैसी है, उसकी स्टेबिलिटी कैसी है, उसके एडवर्स इफेक्ट कहीं ज्यादा तो देखने में नहीं आ रहा है ना। तो उस चीज का ध्यान रखा जाता है। तो वही सेम प्रिंसिपल यहाँ पर मेडिकल डिवाइसेस के लिए यूज हो रहा है। अब इसका एग्जाम्पल है एक्यूपंक्चर निडल्स, पाउडर पावर्ड व्हीलचेयर, एयर प्यूरिफायर, सर्जिकल रोबोट। तो ये सेकंड क्लास के मेडिकल डिवाइसेस हैं। ऑपरेशन थिएटर में सर्जिकल पार्ट कभी कभी रोबोट द्वारा भी, मशीनों द्वारा भी परफॉर्म किया जाता है। एयर प्यूरिफायर्स लगे होते हैं, इसका एग्जाम्पल है हेपा फिल्टर। हेपा फिल्टर इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं किसी भी प्रोडक्शन एरिया को मेंटेन रखने के लिए, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स रखने के लिए, क्योंकि ये इनमें जो बायो मेम्ब्रेन यूज होती है उसके पोर्स काफी छोटे होते हैं जिसमें फिल्ट्रेशन परफॉर्म होता है और कोई भी माइक्रोब उस कमरे में नहीं आ पाता जहां पर हेपा फिल्टर या एयर प्यूरिफायर लगा होता है। एयर प्यूरिफायर का काम होता है हवा को शुद्ध करना। ठीक है। हवा से जो पैथोजेंस हैं, जो कंटामिनेंट्स हैं, जो एंटीजेंस हैं, इसको रिमूव करना और एयर को प्यूरिफाई करना। पावर्ड व्हीलचेयर आपने देखी होगी, जो पेशेंट चल फिर नहीं पाते हैं उनको पावर्ड व्हीलचेयर पे बिठाला जाता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, उसको चार्ज करना पड़ता है जिससे वो मूव कर पाते हैं। कहीं उनको थोड़ा बहुत जाना है तो वो अपनी उंगली से उसको बटन दबा के स्टॉप और उसकी स्पीड बढ़ाना, इस टाइप से कुछ उसमें फंक्शंस रहते हैं, उसको वो यूज करते हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत मूव कर पाते हैं व्हील चेयर से। तो इसको पावर्ड व्हील चेयर को इस कैटेगरी में रखा गया है। दूसरा आता है एक्यूपंक्चर निडल्स। आपने देखा होगा कभी सुई चुबा चुबा के एक थेरेपी देते हैं, है ना। उसमें बॉडी की किसी पर्टिकुलर पार्ट पे सुइयां चुभाई जाती है, निडल्स, है ना। कभी देखा होगा आपने मूवीज में या इमेजेस में। तो वो एक्यूपंक्चर थेरेपी होती है। एक होती है एक्यू प्रेशर थेरेपी, इसमें बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट पे प्रेशर दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा वो एक आता है ना जिसमें खड़े होते हैं लोग, या एक चप्पल आती है उसमें बबल्स होते हैं, है ना। जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट रहते हैं उनको कहा जाता है आप उस टाइप की स्लीपर्स पहनिए। और आपने गार्डन में कहीं देखा होगा जो वॉकिंग ट्रैक होता है, वॉकिंग ट्रैक पे जब आप चलते हैं तो पैरों में थोड़ा थोड़ा चुभता है, हल्का हल्का सा, है ना। तो वो सब एक्यूप्रेशर थेरेपी से रिलेटेड है। और एक्यूपंक्चर में क्या है, निडल पर्टिकुलर किसी बॉडी पार्ट पे चुभाई जाती है और वहां की नर्व्स को एक्टिवेट किया जाता है। तो ये जो एक्यूपंक्चर निडल्स आती हैं वो भी क्लास 2 में आती है। ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लास 2 मेडिकल डिवाइसेस। तो इसमें हमने इसके एग्जाम्पल्स देखे, सर्जिकल रोबोट, एयर प्यूरिफायर, पावर्ड व्हील चेयर, एक्यूपंक्चर निडल्स। अब हम देखते हैं क्लास 3। क्लास 3 में जो मेडिकल डिवाइसेस हैं ये थोड़े से रिस्की होते हैं कंपैरेटिवली क्लास 1 और क्लास 2 के, और ये ह्यूमन लाइफ को सस्टेन कर सकते हैं। मतलब ये बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का हार्ट काम नहीं कर रहा है तो उसमें आपने आर्टिफिशियल पेसमेकर लगा दिया। तो पेसमेकर क्या है, एक आर्टिफिशियल मशीन है जो कि हार्ट में लगाई गई है।
पर इसके लगाने से पेशेंट की जान बच सकती है, लेकिन रिस्क भी ज्यादा रहता है और लाइफ को भी बचा सकते हैं। तो आपने सुना होगा जहां पर फायदा ज्यादा वहां पर रिस्क भी ज्यादा रहता है। तो ये फायदा भी पहुंचाते हैं बहुत ज्यादा, और इनसे होने वाले रिस्क भी जानलेवा हो सकते हैं। ठीक है। जो इम्प्लांटेड्स आते हैं, ठीक है, आपकी जो हार्ट के वॉल्व्स आते हैं, ठीक है, एंजियोग्राफी के लिए जो हम वायर यूज करते हैं, हार्ट में जो स्टंट डालते हैं, जो आर्टिफिशियल किडनी लगाते हैं, और आईसीयू में जितने भी इक्विपमेंट्स आप देखते हैं, और आर्टिफिशियल आजकल ये भी आते हैं, किडनी किडनी भी ट्रांसप्लांट की जाती है ना। तो किडनी जो ट्रांसप्लांट की जा रही है वो मेडिकल डिवाइस में नहीं आती है, किसी और स्वस्थ व्यक्ति की किडनी निकाल के लगा दी जाती है। लेकिन जैसे किसी पेशेंट का हार्ट में कोई आर्टरी ब्लॉक हो गई है जिस वजह से हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं मिल पा रहा है, तो उस केस में हार्ट में पेन होता है, जिसको हम एंजाइना पेक्टोरिस और मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन कहते हैं, ऐसी मेडिकल कंडीशंस को। तो इसमें क्या है, आर्टरी को ओपन रखने के लिए वो पिचक गई है ना, और वहां पर जो क्लॉट है, जो थ्रम्बस का फॉर्मेशन हुआ है, उसको एक वायर की हेल्प से डिसॉल्व करके वहां पर एक स्टंट डाल दिया जाता है, पेन की जो स्प्रिंग होती है ना उस टाइप का। तो ये आएगा क्लास 3 में। बोन फिक्सेशन प्लेट आती है, किसी की बोन फ्रैक्चर हो गई, आपने सुना होगा कि मेरे हैंड में रॉड डाला है डॉक्टर ने, मेरे लेग्स में रॉड डली हुई है, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, इस टाइप की वर्डिंग्स आपने सुनी होगी। तो ये जो मेटल बॉडी के अंदर यूज हो रही है, ये भी क्लास 3 में आती है। और इसका बहुत ज्यादा कॉमन एग्जाम्पल है वेंटिलेटर। जब कोई पेशेंट बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है तो उसको आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट में वेंटिलेटर पे रखा जाता है। तो वेंटिलेटर एक लास्ट मेडिकल डिवाइस है जो पेशेंट को बचा पाए तो बचा सकता है, नहीं तो पेशेंट भगवान के पास चला जाता है। तो वेंटिलेटर भी थर्ड क्लास मेडिकल डिवाइस में आता है। रिस्क भी हाई है, लाइफ को सेव कर सकते हैं, काफी ज्यादा कॉस्टली भी होते हैं इसमें से। जैसे हार्ट में जो स्टंट डलता है वो अराउंड 75,000, 80,000, 1 लाख रुपीज तक आता है। वेंटिलेटर भी बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, इसमें सिटी स्कैन की मशीन आती है, वो भी 1.5 2 3 करोड़ से कम की नहीं आती है। ठीक है। आपने देखा होगा एमआरआई की मशीन, काफी ज्यादा चार्जेस भी होते हैं एमआरआई के, कम से कम 4 5 हज़ार रुपए लगता है, डिपेंड्स ऑन किस बॉडी पार्ट का आप एमआरआई करवा रहे हो। ठीक है। एंडोस्कोपी के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, है ना, वो भी कॉस्टली होते हैं, वो भी क्लास 3 में आते हैं। ठीक है। जो आपने एंडोस्कोपी सुना होगा, बॉडी के किसी इंटरनल पार्ट की यदि हमें कलर्ड हाई डेफिनेशन इमेज लेनी है तो उस केस में हम ऐसे मेडिकल डिवाइसेस यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ मेडिकल डिवाइसेस में आईएसओ प्रोवाइड स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल डिवाइसेस, सीडीज, एससीओ रेगुलेट मेडिकल डिवाइस रजिस्ट्रेशन एंड अप्रूवल इन इंडिया अंडर डीजीआई। डीजीआई का फुल फॉर्म होता है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। तो आईसीओ और सीडी, एससीओ, ये दो ऐसी संस्थाएं हैं जो कि मेडिकल डिवाइसेस के लिए रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल प्रोवाइड करती है। डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स और इमेजिंग मशीन्स में आता है सिटी स्कैन, एमआरआई और एक्सरे। इनकी मशीन्स बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, सिटी स्कैन, एमआरआई और एक्सरे की। और लेसिक्स ट्रीटमेंट जो होता है, लेसिक्स का सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, जिसमें आ, किसी व्यक्ति को यदि आई में लेंस लगा हुआ है या किसी व्यक्ति की आई में यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसको लेसिक सर्जरी के थ्रू ट्रीट कर दिया जाता है, जिससे लोगों के चश्मे उतर जाते हैं, लेंस हट जाते हैं। ठीक है। तो ये भी मेडिकल डिवाइसेस में ही आता है लेसिक्स। इसकी मशीन्स आती हैं, आपने जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं जिनको हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है, वो इन मशीन्स का यूज करते हैं। डेंटिस्ट भी आपने देखा होगा, डेंटिस्ट के पास भी मेडिकल डिवाइसेस होते हैं। आपने बहुत सारे मेडिकल डिवाइसेस देखे होंगे यदि आप आसपास थोड़ा ध्यान दोगे तो। मैंने तो यहाँ आपको बहुत कम एग्जांपल्स दिए। आप हॉस्पिटल क्लिनिक जाओगे, ऑपरेशन थिएटर में जाओगे तो वहां आपको इतने सारे मेडिकल डिवाइसेस नजर आएंगे कि क्या बताऊं। तो आप किसी का भी नाम लिख सकते हो और आप समझ तो गए हो कि ये क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3
किस हिसाब से डिवाइड की गई है, उनके रिस्क के आधार पे, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, उनकी कॉस्ट कैसी है, उनकी वर्किंग कैसी है, इस आधार पे इसको डिवाइड किया गया है। जैसे मेडिकल मॉनिटर, हमारी जो ईईजी, ईईजी जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, आपने देखा होगा जब किसी पेशेंट के हार्ट में प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर उसको कहता है ईसीजी करवा लो। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसकी रिपोर्ट में आपने देखा होगा एक ग्राफ बना होता है जो कि हार्ट साइकिल का होता है। हार्ट साइकिल काफी छोटा होता है, 0.8 सेकेंड का, जिसमें PQRS ये वेव्स के पीक के नाम होते हैं। तो इसको देख कर डॉक्टर ये बताता है कि हार्ट की हेल्थ कैसी है। ईईजी क्या होता है? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ या इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। ये किसका होता है? ब्रेन का किया जाता है। जो पेशेंट को मेंटल प्रॉब्लम होती है तो उनके ब्रेन वेव्स को चेक किया जाता है कि उनकी वेव्स सही से काम कर रही है, यानी ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है। ठीक है। ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए जो मॉनिटर हम स्क्रीन यूज करते हैं वो भी मेडिकल डिवाइसेस में आती है। आपने देखा होगा जब पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है तो उसका ब्लड प्रेशर 24 आवर्स स्क्रीन पे शो होता है कितना है। उसमें जो फ्लक्चुएशन आता है हम उसको रियल टाइम में मेजर कर सकते हैं। तो वेंटिलेटर पे बहुत ज्यादा फैसिलिटी होती है ना। आपने देखा होगा जब किसी पेशेंट की हार्ट सर्जरी होती है तो उसको एक आर्टिफिशियल हार्ट लगा दिया जाता है ना। कोई पेशेंट है उसकी यदि किसी विसरल ऑर्गन की सर्जरी हो रही है तो एक्सटर्नली किसी दूसरी मशीन से वो काम करवा लिया जाता है। इसका एक एग्जाम्पल होता है डायलिसिस। जिन लोगों की किडनी काम नहीं करती वो डायलिसिस के लिए जाते हैं, प्रति माह 4 से 5 हजार रुपए का खर्चा आता है। और जो काम किडनी कर रही है वो काम एक डायलिसिस मशीन करती है जो कि आपके ब्लड को प्यूरिफाई करती है। तो मेडिसिन और मेडिकल फील्ड में आप जितने भी इक्विपमेंट्स देखते हो ये सभी मेडिकल डिवाइसेस में आते हैं। और ये आपका फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का एक यूनिट जो कि शायद 22वां या 23वां यूनिट है, वो हमने आज कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। इस मेडिकल डिवाइस टॉपिक में आपको कोई डाउट है? हेलो। फरहा, राहिल, चंद्रशेखर, सुनील शर्मा, उमेश, ओके सर, नो है ना। डाउट सर। अभी मैं आपकी अटेंडेंस लूंगा, 10 सेकंड लगेंगे, फिर उसके बाद आप लोग फ्री हो जाओगे। ठीक है, 1 मिनट। चलिए मैं आपको आज एक टॉपिक और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, कर लें एक टॉपिक और। यस सर। यस
बोर तो नहीं हो रहे हो? नो सर, पढ़ाई की ना। हाँ, ओके। देखिए, हमारा जो फार्मास्यूटिकल फील्ड है, इसमें न्यूट्रास्यूटिकल्स भी आते हैं, है ना। और इसी के साथ साथ हमारी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए डाइट भी बहुत मैटर करती है, ठीक है। हमारा खान पान कैसा है, यदि हमारा खान पान अच्छा होगा तो हम बीमार कम पड़ेंगे। और यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया है और उसका खान पान यदि कोई इम्प्रूव कर ले, सही डाइट, बैलेंस डाइट कंज्यूम करे, तो उसकी डिजीज की जो हीलिंग है वो फास्ट हो जाती है ना। तो फूड से रिलेटेड भी लॉ बनाए गए हैं। फूड इंडस्ट्री जो होती है उसको भी कुछ स्टैंडर्ड उसके लिए सेट किए गए हैं, रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उसको उसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो फूड लॉ क्या होता है? इट इज कलेक्शन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन दैट गवर्न बाय द गवर्नमेंट फॉर फूड प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन। तो फूड के प्रोडक्शन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और कंजप्शन के लिए लॉज बनाए गए हैं, जिनको हम फूड लॉ कहते हैं, ठीक है। तो फूड लॉ का एम ये है कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, उनको अच्छी क्वालिटी का फूड मिल सके, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का फूड मिल सके, और वो फूड से उनको फायदा हो, उनको फ्रेश फूड मिले, ठीक है। और जब इंडस्ट्री किसी फूड की प्रोसेसिंग करती है तो वो इस तरह से उसकी प्रोसेसिंग करे कि उसमें कोई भी टॉक्सिसिटी ना आए, और उसका स्टैंडर्ड और उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखा जा सके। तो यूनाइटेड स्टेट्स में और यूनाइटेड किंगडम में, इंडिया में फूड इंडस्ट्रीज हैं जो कि फूड की प्रोसेसिंग करती हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप मॉल्स जाते हो तो वहां पर क्या नहीं आता है? वहां पर आपको नॉनवेज मिल जाएगा, है ना, पैक्ड नॉनवेज फिश मिल जाएगी, है ना। वहां पर आपको आटा मिलेगा, तेल मिलेगा। ये सब फूड इंडस्ट्रीज की प्रोसेसिंग करती है और उसमें प्रिजर्वेटिव्स डालती है जिससे इसकी एज बढ़ जाती है। जैसे आपको फ्रूट के जूसेस मिलेंगे, तो वो जूस में क्या है, कंपनी प्रिजर्वेटिव्स ऐड करके उसकी लाइफ को बढ़ा देती है। तो फूड की जो प्रोसेसिंग होती है वो फूड इंडस्ट्रीज करती है। तो फूड इंडस्ट्रीज को भी लॉ एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। और वो किसने सेट की है? गवर्नमेंट ने सेट की है। क्यों सेट किए है? ताकि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा सके और उसको फूड की सेफ्टी को बढ़ाया जा सके, ताकि कोई भी कंपनी अपने मुनाफे के लिए किसी भी कंज्यूमर को कोई गलत प्रोडक्ट सप्लाई ना करे। अदरवाइज उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया जा सकता है और सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है। तो ये इसके लिए पॉलिसीज बनाई गई हैं, और जो इन्फोर्स की जाती है, इसके लिए फूड इंस्पेक्टर की एक पोस्ट है, वो डिजाइन की गई है। आपने सुना होगा फूड इंस्पेक्टर, है ना। फूड इंस्पेक्टर क्या करता है? फूड को इंस्पेक्ट करता है, ठीक है। हर वो चीज जो कि दवाई नहीं है वो फूड की कैटेगरी में आती है, ठीक है। एक होता है न्यूट्रास्यूटिकल, एक होता है फार्मास्यूटिकल, एक होता है फूड, ठीक है। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स में क्या आते हैं? हेल्थ सप्लीमेंट्स, मिनरल्स आएंगे, ठीक है, वाइटामिन आएंगे, ठीक है। जैसे आपका लाइकोपेन के प्रोडक्ट्स आते हैं, है ना, विटामिन के कैप्सूल आते हैं, मल्टीविटामिन, ये सब न्यूट्रास्यूटिकल्स में आते हैं। और फार्मास्यूटिकल में तो दवाइयाँ आती है जो बीमारियों को ठीक करेगी। और फूड में हर वो चीज आती है जो हम डेली लाइफ रूटीन में कंज्यूम करते हैं, आटा, दाल, चावल, सब कुछ, ये सब फूड में आता है। लेकिन हाँ, ये फूड यदि कंटामिनेटेड होगा, फूड की क्वालिटी यदि सब स्टैंडर्ड होगी, तो हम उस फूड से हम बीमार पड़ सकते हैं। तो उस फूड की क्वालिटी को भी मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, तो उसी के लिए पॉलिसीज बनाई जाती है ना। तो फूड की क्वालिटी को मेंटेन रखना है, कस्टमर का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, कस्टमर को गुड क्वालिटी फूड प्रोवाइड किया जाना चाहिए, ठीक है। हैजार्डस फूड नहीं होना चाहिए, फूड में एडल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, मिलावट नहीं होनी चाहिए। मिलावट में क्या है? जैसे कोई मसाला बेच रहा है, मसाले की पैकिंग कर रहा है, तो पैकिंग के दौरान उसमें उसमें ईटा का पाउडर मिला दिया, या कोई भी ऐसे लाल चीज मिला दी जो उसके साथ मिक्स भी हो जाए लेकिन उसकी क्वालिटी सब स्टैंडर्ड हो, है ना। जैसे आपने देखा होगा, दूध वाले भैया ताव देखते हैं ना, ताव, और सीधे दूध में पानी मिला देते हैं और हमको लाके दे देते हैं, उनका फायदा हो जाता है। ये मिलावट है, ये अडल्ट्रेशन है। हम इस भरोसे से दूध पीते हैं कि ये दूध अच्छा है, और उस दूध में वो नदी नाले का पानी मिला देते हैं। फिर उसको पीने से कभी कभी व्यक्ति बीमार भी पड़ जाता है।
तो इन सब चीजों से गवर्नमेंट चाहती है कि हमें बचाया जा सके, क्योंकि इंडिविजुअली कोई व्यक्ति अपना अपने मुनाफे के लिए किसी को नुकसान ना पहुंचाए, है ना। आपने देखा होगा 2012-13 की बात है, गायों को ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जा रहे थे। ऑक्सीटोसिन इज द हार्मोन, ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। ये क्या है, डिलीवरी के बाद वुमेन्स में मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, और एनिमल्स में भी ऑक्सीटोसिन यही काम करता है। तो गाय ज्यादा दूध दे, है ना, गाय ज्यादा दूध दे इसके लिए उसको ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है, जो मिल्क के इजेक्शन को बढ़ाता है, मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, तो ये दोनों हार्मोन के इंजेक्शन लगाए जाते थे, जिससे गाय दूध तो ज्यादा देती थी, दूध तो ज्यादा देती थी, लेकिन वो दूध जो पीता था उसको कोई ना कोई मेडिकल कंडीशन अराइज हो जाती थी। तो ऐसा देखा गया है कि फीमेल्स के जो पीरियड्स आते हैं उस पे उस ऑक्सीटोसिन हार्मोन कंटेनिंग जो दूध है उसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था। यूनाइटेड स्टेट्स में रिसर्च हुआ था। तो उसके बाद फिर उन चीजों पे बैन लगाया गया, और इंडिया में भी इस चीज पे पाबंदी लगाई गई कि किसी भी गाय को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन नहीं देना है, केवल इसलिए कि उसके दूध का प्रोडक्शन बढ़ जाए। तो ये सब जो स्कैम्स होते हैं, फ्रॉड्स होते हैं, एडल्ट्रेशन होता है, ये गवर्नमेंट चाहती है कि ना हो। अभी आपने देखा होगा किसी स्टेट का न्यूज मैंने देखा था, वहां पर दूध आर्टिफिशियली बनाया जा रहा था। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो केमिकल्स यूज होते हैं उन केमिकल को ऐड करके आर्टिफिशियल मिल्क को बना के बच्चों को पिलाया जा रहा था। गलत है या नहीं? गाय के बॉडी में जो दूध बनता है वो शुद्ध होता है ना। और जो हम ऐसे घर पे बना लेंगे व्हाइट कलर का पाउडर डाल के, केमिकल डाल के कुछ भी, तो वो हमारे शरीर को पोषण, न्यूट्रिशन नहीं देगा, उल्टा नुकसान पहुंचाएगा। तो इंडिया में भी इसके WHO भी इस चीज का ध्यान रखता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और फूड का आपको पता होगा कि एक होता है, जैसे आपने सीधे गेहूं लाया और उसको चक्की से पिसवा के आप घर पे यूज कर रहे हो, है ना, लेकिन पतंजलि और बड़ी कंपनीज क्या करती है, ये तो इनके अपने फैक्ट्रीज होती है जहां पर ये गेहूं पिसवाती है बल्क में, और फिर उसकी पैकेजिंग करती है, फिर उसकी ब्रांडिंग करती है, फिर कोशिश करती है कि वो जल्दी खराब ना हो, इसके लिए उस हिसाब से उसको तैयार किया जाता है। कुछ प्रोडक्ट्स में प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, है ना, एडिटिव्स मिलाए जाते हैं, उसके कलर, उसके अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए, उसके फ्रेगनेंस को इम्प्रूव करने के लिए उसमें फ्रेगनेंस डाली जाती है ना। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट आपने देखे होंगे, आप यदि ग्लॉसरी शॉप जाते हो तो वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं, है ना। अभी मैं बताऊंगा कौन सी संस्था है जो उसको रेगुलेट करती है। तो आप ये देखिए, ये है सेफ्टी मार्क। आपने देखा होगा एग मार्क, ठीक है। जब आप किसी चीज को खरीदोगे उसमें आपको एग मार्क नजर आएगा, तो वो ये दिखाएगा कि गवर्नमेंट के सेफ्टी पैरामीटर्स को फॉलो करके गवर्नमेंट के सुपरविजन में वो चीज बनाई गई है, तो उसकी सेफ्टी को इंश्योर करता है। ISI मार्क आप देख के चीजें खरीदते हो, है ना। BSI हॉल मार्क आप देखते हो, ये गोल्ड पे प्रेजेंट रहता था पहले, है ना। हॉलमार्क, ये हॉलमार्क क्या है, ये किसी भी जो जो चीज हम खरीद रहे हैं उसकी क्वालिटी को इंश्योर करते हैं ये मार्क, ठीक है। अब एगमार्क का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंश्योर द कंज्यूमर अ प्रोडक्ट ऑफ प्री टेस्टेड क्वालिटी एंड प्यूरिटी। तो एगमार्क क्या है, प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्यूरिटी को इंश्योर करता है, टू इनेबल द प्रोड्यूसर ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू हैव बेटर रिटर्न्स। तो अब ये क्या है, इन प्रोडक्ट्स पे यदि कस्टमर का विश्वास होगा तो इन प्रोडक्ट्स की सेलिंग भी बढ़ जाएगी, और यदि कंपनी के प्रोडक्ट्स की सेलिंग बढ़ती है तो कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा, कंपनी को ज्यादा मुनाफा होगा, ठीक है। और गवर्नमेंट इन कंपनियों में इंस्पेक्शन करती है और इनके रिकॉर्ड्स को चेक करती है, तो उसके बाद ये सारी मार्क जो है कंपनी उनको देने की अथॉरिटी देती है। टू हैव अ सेल ऑफ प्रोडक्ट्स इन मार्केट with a uniform composition and well-defined quality, to eliminate the malpractices of adulteration in the government of products from producer to consumer। एडल्ट्रेशन के बारे में मैंने आपको अभी बताया, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ये ऑब्जेक्टिव है एगमार्क के, ये एगमार्क इन कंडीशंस में दिया जाएगा और उससे क्या फायदे हैं। अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसमें आपको क्वेश्चन आता है, यहाँ से अब इम्पोर्टेंट चीज शुरू हो रही है। प्रीवियसली हमने जो देखा दैट वाज जस्ट अ इंट्रोडक्शन पार्ट, वो भूमिका बनाने के लिए था। ठीक है, अब रियल गेम स्टार्ट फ्रॉम नाउ। FSSAI का फुल फॉर्म क्या होता है? F स्टैंड फॉर फूड, S फॉर सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार का एक उपक्रम है जो कि फूड इंडस्ट्री के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है और फूड की क्वालिटी को इंश्योर करता है। इसका एम क्या है? ले डाउन साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड फॉर आर्टिकल्स ऑफ फूड टू रेगुलेट मैन्युफैक्चरर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इंपोर्ट ऑफ फूड। ये किसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, स्टोरेज ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, सेलिंग एंड इंपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपको पता है, फूड को हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यदि हम दूसरी कंट्री से फूड प्रोडक्ट्स को इंडिया में अ, मंगवाते हैं तो उसको हम इंपोर्ट कहते हैं। और जहां से यदि कोई फूड प्रोडक्ट बाहर, जैसे पहले अमेरिका और दूसरे देशों को भारत मसाले सप्लाई किया करता था, ठीक है, पहले कालीन भारत में बहुत अच्छे बनते थे, तो कालीन ऐसी चीजें, मतलब जैसे कश्मीर में रेशम वेशम इस टाइप से जो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते थे वो दूसरे देशों में भी सप्लाई किए जाते थे, तो उसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। और फूड की सेफ्टी को फैसिलिटेट करता है। तो ये इसके FSSAI के एम्स होता है। ठीक है, अब पावर एंड फंक्शन ऑफ FSSAI, फ्रेमिंग द रेगुलेशन टू ले डाउन फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, laying down guidelines for accreditation of laboratories for food testing। गवर्नमेंट की लैब्स भी हैं जहां पर फूड की टेस्टिंग होती है। यदि कोई कंप्लेंट सामने आती है तो फूड सैंपल को कलेक्ट करके लेबोरेटरी भेज के उसके रिपोर्ट्स को चेक किया जाता है, एनालाइज किया जाता है कि वो फूड की क्वालिटी डाउन तो नहीं है। अदरवाइज लाइसेंस या तो कैंसिल किया जा सकता है या कोई लीगल एक्शन लिया जा सकता है। और यदि किसी व्यक्ति की जान चली गई है तो उसको मुआवजा भी कंपनी को देना पड़ सकता है। इसीलिए फूड पे भी आजकल एक्सपायरी डेट आने लगी है। आपने देखा होगा ब्रेड के पैकेट पे 2-4 दिन 5 दिन तक की एक्सपायरी डेट रहती है। ठीक है, ताकि उसके बाद उसको, मतलब, ना दिया जाए कंज्यूमर को, अदरवाइज उसको खाने से नुकसान हो सकता है। तो देखो, गवर्नमेंट आपका काफी ध्यान रखती है। नहीं तो ये कंपनियां तो आपको सड़ा गला खाना बेच के भी पैसा कमा लेंगी, क्योंकि इनको तो पैसा कमाने से मतलब है ना। तो गवर्नमेंट हमारा काफी ध्यान रखती है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, कंपनी के इंस्पेक्शन करती है ना। और यदि किसी कंज्यूमर को भी कोई प्रॉब्लम है तो उसके भी लिए कंज्यूमर फोरम बना हुआ है। ठीक है, वो वहां पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकता है ना। तो इसमें बहुत ज्यादा सजा का प्रावधान तो कम ही होता है, लेकिन हाँ, पेशेंट बोल रहा हूँ, यदि कंज्यूमर को कोई भी लॉस हुआ है तो उसके लिए उसको मुआवजा जरूर दिया जाता है। क्योंकि मुआवजा आपका लाखों में हो सकता है, करोड़ों में हो सकता है ना। ये डिपेंड करता है कि पूरा केस क्या है। प्रोवाइडिंग साइंटिफिक एडवाइस एंड टेक्निकल सपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो उपक्रम है इसमें जो लोग काम करते हैं, बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं, ये सभी एक्सपर्ट होते हैं अपनी अपनी फील्ड के, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं और रूल्स एंड रेगुलेशन को सेट करते हैं साइंटिफिक बेसिस पे। कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल टेक्निकल स्टैंडर्ड फॉर फूड, कलेक्टिंग एंड collecting data regarding food consumption, contamination and emerging risk। तो जब भी किसी फूड को प्रोड्यूस किया जाता है तो उसके जो कंज्यूमर्स होते हैं वो कंज्यूमर काफी सेटिस्फाइड रहे उससे, है ना। जैसे आपने कोई जूस खरीदा और जैसे ही आपने जूस पिया आपको उल्टी आ गई, तो ये गलत है। मतलब उस जूस में कुछ ऐसा ऐसा बन गया है जो कि उस जूस को अब कंटामिनेट कर चुका है, उस जूस को अब वो खराब कर चुका है ना। आपने देखा होगा जब कोई फूड प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाता है तो उसमें से बदबू आने लगती है ना। वो उसमें सड़ जाता है वो, है ना, कंटामिनेशन की वजह से। तो ऐसी चीजों को क्या है, मार्केट से डिस्कार्ड कर दिया जाता है। या तो कंपनी वापस भेज दिया जाएगा या तो उसको शॉप से अलग निकाल के रख दिया जाएगा। कभी आपने देखा होगा, आप शॉप पे जाते हो, बोले भैया ये चीज चाहिए, तो बोलता है नहीं, ये एक्सपायर हो चुकी है।
है ना। तो ये ऑनेस्टी के साथ सभी रिटेलर्स को ऐसा काम करना चाहिए। कोई भी सड़ी गली चीज कभी भी कंज्यूमर को नहीं देना चाहिए। उसको खा के वो बीमार पड़ सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। और रिटेलर को ये नुकसान है, यदि वो उसकी कंप्लेंट करेगा तो रिटेलर पे इंक्वायरी भी हो सकती है। अब इसके फंक्शंस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको इमेज में बताए हैं। तो इसमें आता है गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फूड स्टैंडर्ड्स, safe food practices, compliance, licensing and inspections, food testing and surveillance, training and capacity building, consumer focus, social and behavioral change, healthy diets। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आती है। अब FSSAI एक ऐसा उपक्रम है जिसके अंडर में इतनी चीजें काम करती हैं। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, ये जो एक्ट है वो एडल्ट्रेशन से रिलेटेड है। मतलब किसी भी फूड प्रोडक्ट में एडल्ट्रेशन नहीं टॉलरेट किया जाएगा। तो उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। नेक्स्ट आता है फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर। मतलब फल फ्रूट जो होते हैं ना, उनके लिए ये नियम कानून बनाए गए हैं। मीट के लिए बनाए गए हैं, जो मांस आता है ना, एनिमल सोर्स से। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको जो मीट आता है डिब्बा बंद मीट, उसके लिए ये ऑर्डर आया था 1973 में। वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स, इसका आया था 1947 में। इडिबल ऑयल पैकेजिंग रेगुलेशंस ऑर्डर, ये आए थे 1988 में। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल, इसका ऑर्डर आया था 1967 में। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, इसके लिए जो रेगुलेशंस हैं वो आए थे 1992 में। ठीक है, इसमें क्या है, अपडेशन और इसका रिवीजन भी किया जाता है। द FSSAI एक्ट इज a bucket for all older laws, rules and regulation for food and safety। देखो, फूड में बहुत सारी चीजें आती है, फ्रूट्स भी आते हैं, मीट भी आता है, वेजिटेबल ऑयल्स भी आते हैं। ठीक है। और तो इन सब चीजों को क्या है, मिल्क प्रोडक्ट्स आते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, तो इन सब के लिए अलग अलग लॉज बनाए गए हैं जो कि अलग अलग ईयर्स में आए थे। लेकिन FSSAI इन सबको मतलब रेगुलेट करता है। अंडर वन अम्ब्रेला ये सभी काम करते हैं। ठीक है। और FSSAI सबका ध्यान रखता है। इतने रूल को मतलब इसका इम्प्लीमेंटेशन करवाना, है ना, और इस चीज को इंश्योर करना कि फूड की क्वालिटी गुड है और बैड है, और बैड है तो उसको विड्रॉ करना, गुड है तो उसको कंटिन्यू करना और उसको अप्रिशिएट करना, और उसको कोई ऐसा एक सिंबल देना कि लोग उस पर ट्रस्ट कर सकें। ठीक है। तो ये इतनी रूल्स एंड रेगुलेशन को मेंटेन करता है। अब इसकी लोकेशन कहाँ है, तो FSSAI ऑफिस 5 रीजन्स में है। नॉर्थर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट रीजन, वेस्टर्न रीजन, साउदर्न रीजन। तो इसका नॉर्थर्न रीजन का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। ईस्टर्न रीजन का कलकत्ता में है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का गुवाहाटी में है। वेस्टर्न रीजन का मुंबई में है। और फिर कोचीन और चेन्नई में है। तो यहाँ पर ये FSSAI के ऑफिसेज हैं, यहीं से ये लोग रेगुलेट करते हैं। इनके पास मैन पावर भी होता है, इनकी लैब्स भी होती है जहाँ पर फूड की टेस्टिंग होती है, सैंपल कलेक्शन भेजा जाता है और इंश्योर किया जाता है फूड की क्वालिटी और स्टैंडर्ड को, और उनकी मैन्युफैक्चरिंग सही से हो रही है या नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या नहीं, कहीं कोई एक्सपायरी फूड तो सेल नहीं कर रहा है। तो ये सब मार्केट में इंस्पेक्ट किया जाता है जिससे कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है। ये आशीष बहुगुणा जी को आपने अक्सर टीवी पे देखा होगा। इसका जो हेड ऑफिस है दिल्ली, वहां पर ये बैठते हैं। ठीक है, ये इसके चेयरपर्सन है। और इसमें कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, इंपोर्ट डिवीजन होता है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन डिपार्टमेंट होता है, रेगुलेटरी कंप्लायंस डिवीजन होता है, RCD फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का डिवीजन होता है, रिस्क असेसमेंट R&D डिवीजन होता है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन डिवीजन होता है, रेगुलेशन एंड कोडेक्स डिवीजन होता है, क्वालिटी एश्योरेंस लैब डिवीजन, HR डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन। दीज आर द डिफरेंट डिविजन्स ऑफ FSSAI। अब देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय किस तरह से, FSSAI के जो एम्प्लॉय है वो किस तरह से फूड की जांच करते हैं, है ना। इसके लैब्स हैं। ठीक है। तो FSSAI नोटिफाई लेबोरेटरी दैट
आर क्लासिफाइड एज। तो इसकी जो लैब होती है उसको नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेटिंग लेबोरेटरीज। ठीक है। एक्रीडेटेड लैब्स इसकी कितनी है? 112 है, जिसमें से स्टेट लेवल पे कितनी है? 72। और रिफरल लैब्स कितनी है? 14। मतलब ये जो 14 लैब्स हैं ये ज्यादा बड़ी लैब्स हैं, जहां पर ज्यादा फैसिलिटीज हैं, फूड की एनालिसिस ज्यादा डेप्थ में की जा सकती है। तो स्टेट लेवल पे नंबर ऑफ लैब्स कितनी है? 72। और रिफरल लैब्स कितनी है सेंट्रल लेवल पे? 14। और ये लैब्स का काम क्या है? फूड की क्वालिटी को इंश्योर करना। जब भी कभी डाउटफुल कंडीशन आती है तो एम्प्लॉयज क्या करते हैं, फूड इंस्पेक्टर क्या करते हैं, ये सीधे सैंपल कलेक्ट करते हैं और उसको भेज देते हैं। और यदि सैंपल की रिपोर्ट आई कि फूड की क्वालिटी थर्ड क्लास है तो फिर वॉट लगा देते हैं, है ना। स्टैंडर्ड्स अब देखते हैं ये किसके लिए काम करता है। डेयरी प्रोडक्ट्स मैंने आपको अभी बताया, डेयरी प्रोडक्ट्स के एनालॉग्स, है ना। डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या आता है? अब दूध, दही, मक्खन ये सब खाते हो ना, सब दूध से ही तो बनता है ना। फैट आता है, ऑयल्स आते हैं, इमल्शंस आते हैं। आप ऑयल्स मार्केट से लेते ही हो, सभी ऑयल खाते हो, फ्रूट, वेजिटेबल्स, है ना, मीट, ये सब इसमें आता है। डेयरी प्रोडक्ट्स आता है, फैट ऑयल, ठीक है। और मीट्स का जो प्रोडक्ट्स हैं, फिश प्रोडक्ट्स, और स्वीट स्वीट्स आते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा बीकानेर स्वीट शॉप्स, है ना। बेवरेजेस आते हैं और प्रोप्राइटरी फूड आता है। तो ये सारी चीजें के स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है। तो यहाँ पर आप इस इमेज को थोड़ा सा देख सकते हैं। मैं आपको इस लेक्चर का वीडियो प्रोवाइड करूंगा, तो यहाँ से आप लोग नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। नोट्स बना लीजिएगा। कंटेनर्स का भी ध्यान रखा जाता है कि जिस कंटेनर में प्रोडक्ट को आप रख रहे हो वो कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए। या तो आप मेटल कंटेनर यूज करोगे या तो प्लास्टिक कंटेनर यूज करोगे, ये डिपेंड करेगा कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। लेकिन उस प्रोडक्ट का कंटेनर के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। फूड प्रोडक्ट की पैकेजिंग भी होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी पैकेजिंग। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा पैकेजिंग क्या होता है, ठीक है। और ये आपने देखा होगा कभी ग्रीन साइन बना होता है ना। प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए उस पर ग्रीन बना होता है ना, और लिखा होता है इट इज ऑर्गेनिक, ऐसा कुछ, है ना। या आपने देखा होगा कुछ कैप्सूल्स बनते हैं तो उसमें लिखा मेंशन किया जाता है कि ये नेचुरल सोर्सेज से बनाए गए हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं हमारी कंट्री में जो नॉनवेज का सेवन नहीं करते हैं, तो वो लोग चाहते हैं कि उनको भाई ऐसी चीजें मिले जो कि शाकाहारी हो। तो उसके लिए उस पर ग्रीन मार्क से उसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। फूड की कैटेगरी भी बताई जाती है, ठीक है, कि वो किस कैटेगरी का है, कहीं वो नॉन वेज तो नहीं है ना। कोई जैसे फूड है तो उसपे, कोई यदि प्रोडक्ट है तो उसपे यदि कोई भी प्रिकॉशंस हैं जो पेशेंट को या कंज्यूमर को उसको फॉलो करना है तो वो उसपे मेंशन कर दिया जाता है, ठीक है। लेबलिंग रिक्वायरमेंट जिसको हम बोलते हैं। और कंपनी को लेबल पे मेंशन करना होता है कि एक्सपायरी डेट क्या है, उसने कौन सा उसमें एडिटिव, प्रिजर्वेटिव क्या मिलाया है, वो सब कंपनी को मेंशन करना पड़ता है। ये लाइसेंस के बारे में है, तो ये आप थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन FSSAI इशू 3 टाइप्स ऑफ लाइसेंसेस ऑन द बेस्ड ऑफ नेचर ऑफ फूड एंड बिजनेस टर्नओवर, ठीक है। तो एक रजिस्ट्रेशन ऐसा होता है जो उनको दिया जाता है जिनका टर्नओवर 12 लाख से कम होता है। स्टेट लेवल पे लाइसेंस दिए जाते हैं 12 लाख से 20 करोड़ के बीच में। और सेंट्रल लेवल पे वो लाइसेंस दिए जाते हैं जब कंपनी का टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा होता है। तो ये फूड इंडस्ट्री को दिए जाने वाले लाइसेंसेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये पतंजलि के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। आप इस पे देख सकते हो लिखा रहता है ना FSSAI। ये देखो यहाँ लिखा दिख रहा है आपको, ये फॉर्चून वाइवो, ये एक प्रोडक्ट है, इसका ये रैपर है, ये इसका लेबल है। लेबल पे सारी डिटेल आप देख सकते हैं और यहाँ पर बार कोड भी दिया होता है। और ये देखो यहाँ लिखा हुआ है FSSAI, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है देखो FSSAI। ये पतंजलि के प्रोडक्ट में भी आप देख सकते हो, ठीक है। डोमिनोज का पिज्जा, है ना, वहां पर आप देख सकते हो FSSAI, ठीक है। ये यहाँ प्रोडक्ट्स पे आप यहाँ देख सकते हो, ये देखो FSSAI। थैंक यू। तो यहाँ पर आपका ये FSSAI खत्म होता है। इसमें आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नो सर। ठीक है।
तो हाँ सर। यहीं पर मैं लेक्चर एंड कर रहा हूँ, कल हम क्लास लेंगे सर आप। इसमें सर्टिफिकेट लेने के लिए क्या करना पड़ता है सर? इसके सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको इसका जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क है वो कंप्लीट करना पड़ता है, इसकी फाइल कंप्लीट करना पड़ता है, सारी अपनी डिटेल देना पड़ता है और उसको जमा करना है ऑफिस में आपको। और उसके बाद फिर आप फूड इंडस्ट्री डालना चाहते हैं उसके लिए। हाँ, उसके लिए यही रहता है, आपको पूरा इंडस्ट्री का लेआउट बताना पड़ेगा, उनके जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है उस हिसाब से आपको सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, है ना। फिर वो इंस्पेक्शन करेंगे, इंस्पेक्शन करके आपको अप्रूवल देंगे, उसके बाद आप फूड इंडस्ट्री डाल सकते हो। ठीक है। तो ये हमारे सिलेबस में इतना है नहीं, है ना, वो तो मैं आपको ऐसी सामान्य जानकारी के हिसाब से बता रहा हूँ। और मैंने आपको जो पढ़ाया है ये बी फार्मा के हिसाब से है। आपको डी फार्मा में बहुत कम लिखने से भी आपका काम हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी है। और ये जूरिस्प्रूडेंस जो सब्जेक्ट है ये बी फार्मा में भी है। और जूरिस्प्रूडेंस आगे पीजी में भी होता है, जिसको हम बोलते हैं ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स। तो उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ता है। लेकिन आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी है ना, तो इतना फर्क नहीं पड़ता। आपको हर चीज बहुत सुपरफिशियली पढ़नी है और आपका सिलेबस भी बहुत ज्यादा लेंदी है ना। पर जो भी व्यक्ति फूड इंडस्ट्री खोलना चाहता है तो उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है ना। तो प्रोसीजर उसको सब फॉलो करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है, फाइल बनानी पड़ती है ना। तो वो सब एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। ठीक है, वो हमारे सिलेबस में है नहीं, हमको सिर्फ एफएसएसआई का सुपरफिशियली थोड़ा सा पढ़ना है, हेड ऑफिस कहाँ कहाँ है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है ना, इसके अंडर में कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं। बस इतना भी हमने पढ़ लिया, याद कर लिया, लिख दिया तो हम पास हो जाएंगे। ठीक है। तो मैं लेक्चर को यहीं पर खत्म कर रहा हूँ, है ना। कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे, किसी और सब्जेक्ट का कोई टॉपिक देखेंगे। आप लोग पढ़ाई कीजिए, समय बहुत कम है, बुक्स तो है आपके पास, थोड़ा थोड़ा पढ़ना रोज शुरू कर दीजिए। ठीक है। मैं कल आपको हो सके तो ड्रग्स के शेड्यूल मैंने बताए थे कि आपको, हाँ, शेड्यूल शेड्यूल आप लोग याद कीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे ड्रग शेड्यूल पूछूंगा कि भाई डब्ल्यू शेड्यूल में क्या होता है ना, एफ शेड्यूल में क्या होता है ना, एक्स क्या है, वाई क्या है। इन शेड्यूल्स के बारे में आपको मुझे एक एक लाइन बतानी है कि इन शेड्यूल्स में होता क्या है। आपको पता है ड्रग का जो एक शेड्यूल है उसके ऊपर पूरी एक बुक लिखी हुई है, लेकिन हमें केवल इतना याद रखना है कि भाई एम शेड्यूल में क्या होता है ना, एफ शेड्यूल में क्या होता है। यदि उसमें शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है तो उसको हमें थोड़ा सा बढ़ा देना है। कैसे बढ़ा देना है? जैसे आपको आ गया शेड्यूल एम लिखो, तो आप उसमें मेडिकल डिवाइसेस के बारे में एक्सप्लेन कर दोगे, है ना। आपको यदि ये आता है भाई शेड्यूल एच लिखो, तो आपको शेड्यूल एच में जो मेडिसिन आती हैं उनके एग्जाम्पल्स दे देना है। शेड्यूल एच के जो ड्रग्स हैं उनकी लेबलिंग रिक्वायरमेंट दे देना है। हो सके तो किसी ड्रग का आप लेबल भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उनके ब्रांड नेम्स लिख देना है। तो आपकी मार्किंग अच्छी हो जाएगी, है ना। तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास कल कंटिन्यू करेंगे, है ना। इट्स इनफ फॉर सर आप टुडे। नोट्स प्रोवाइड करने वाले थे ना ग्रुप में? नोट्स में वीडियो डाला ना मैंने, कल देखा ना आपने। आज ये वीडियो भी हाँ मैं डाल वीडियो। दूंगा। ये वीडियो अभी मतलब थोड़ा सा नहीं टाइम सर, लगता है। आपके पास जो शॉर्ट नोट्स बने हुए होंगे टॉपिक हम्म। वाइज, वो हम्म। थोड़ा सा दे देंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर बनाने बैठना पड़ेगा। हाँ, वैसे तो मैंने गाइड्स देखे हैं, जो एरो एरो आता है उसमें काफी अच्छा दिया रहता है। हाँ एरो में काफी हाँ बढ़िया है, हाँ आप सभी लोग एरो खरीद लीजिए, है ना। हाँ तो हाँ एरो अच्छा बुक है, उसमें मतलब नोट्स जैसा ही है वो बुक, वो बहुत हाँ हाँ ज्यादा हाँ। लेंदी नहीं है, थिक नहीं है ना, उसमें समराइज फॉर्म में फर्स्ट ही ईयर दिया के हुआ है है। सर हमारे पास अभी। हाँ, फर्स्ट ईयर फर्स्ट की ईयर है में ना। लिए थे, सर ने बोले थे लेने के लिए। हाँ, तो एरो आप ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है, एरो में भी जितना दिया उतना, उससे भी आप आधा पढ़ेंगे तो भी काम हो जाएगा, है ना। मतलब मेन मेन चीजें, एरो में भी कुछ चीजें मतलब बहुत ज्यादा ही दे दी है ना। वो उतनी चीजें देख के हमारे ब्रेन पे मतलब एक लोड आता है कि यार इतना करना है, जबकि उससे आधा भी आप कर लोगे, याद रख लोगे, रिटेन कर लोगे ना, और समझ जाओगे, तो भी आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हो, है ना। मेनली तो वैसे ज्यादातर स्टूडेंट पास ही होना चाहते हैं, अच्छे नंबरों से फर्स्ट डिवीजन बन जाए। कि कोई टॉप वॉप भी करना चाह रहा है डी फार्मेसी में यूनिवर्सिटी में क्यों, है ना। चलो आप एरो खरीद लिए, है ना, एरो अच्छी बुक है, और मेरे पास जो भी नोट्स है मैं आपके ग्रुप में डालना शुरू कर देता हूँ, ठीक है, सेकेंड ईयर वाले में। जैसे आज जो मैंने थैंक यू। पढ़ाया है इसका मैं पीडीएफ अभी डाल दूंगा, और वीडियो का लिंक भी आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, ओके, हैव अ नाइस डे। सर थैंक यू प्रेजेंट ही सर। नहीं ले रहे। अटेंडेंस, ले लिए। अटेंडेंस मैंने ले ली ना, आपकी फोटो खींच ली है ना। उमेश यादव प्रेजेंट है। यस सर। इफ्रा खान, यस सर। और चंद्रशेखर, यस सर। राहिल,
प्रेजेंट सर। फरहा, प्रेजेंट। कोई छूटा तो नहीं? मैं ठीक। छूटा सर, सुनील शर्मा। हाँ, सुनील शर्मा, आपकी तो खैर मैंने फोटो ले ली अटेंडेंस की, लेकिन अटेंडेंस में इसलिए लेता हूँ कि कुछ स्टूडेंट क्लास लॉग इन करते हैं और वो अटेंडेंस मतलब सुनते नहीं है क्लास, इसलिए। पर आप लोग क्या सेकंड ईयर में हो, मैच्योर्ड हो। आपके फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट में अभी बहुत ज्यादा बचपना है ना। आप लोग तो खैर बहुत ज्यादा समझदार हो, भले कम हो, क्यों वो सर, होता क्यों ही है। बचपना है? अरे वो मैं पढ़ाता हूँ तो पीपीटी पे पेंसिल चला रहे हैं, मतलब कुछ भी करते रहते हैं। वीडियो ऑन कर लिया है, कोई अपने घर का इमेज आप बोल दिखा रहा रहे है। थे कल के किसी ने पूरे उस पे कर दिया था। हाँ, पीपीटी पे गोदागादी कर दी थी पूरी। नहीं अब नहीं मैं सर, उनको क्या अभी ऐसा लग रहा होगा जैसे हमको फर्स्ट ईयर में बताए थे कि हाँ ऐसे ही पास हो जाते करके, और हाँ, बाद में सही। फाइनल में झटका लगा पेपर देते टाइम। सही बात। तो समझ में आ गया सेकेंड ईयर वालों को। अभी हाँ, ये उनको बात। समझ में आने का है, उनको लग रहा है कि पेपर देने जाएंगे और सब ऐसे ही हो जाएगा। यही बात है, सही। इसीलिए वो मस्ती कर रहे हैं अभी। हाँ, सही कह रहे हो आप। आपका क्या है यार, मैंने सेशन लेट शुरू किया। आपके फर्स्ट ईयर वालों का तो आराम से मैं सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। और लेकिन आप लोग का क्या, सेशन बहुत लेट शुरू हुआ और मेरा शेड्यूल इतना ज्यादा टाइट है कि मुझे मॉर्निंग में मतलब आपकी क्लास को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, तो मैं थोड़ा सा रूटीन में आ जाएगी। और आपके पास समय भी एक्चुअली बहुत कम है ना। तो समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ, क्या शुरू करूँ, है ना। टाइम बहुत बस जरूरी सर है आप ना। नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए हाँ, मैं उसमें, वही और कुछ सोच भी रहा नहीं। हूँ कि आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे तो आप उसको पढ़ सकते हो, है ना, वो आपके पास बेटर ऑप्शन है ना। चलो ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग, मैं डालता हूँ नोट्स, है ना, आज आपके ग्रुप में। ठीक है। यस सर।